हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसके MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भारत में इस्लामिक वास्तुकला शैली के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है यहाँ पर, ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। सेकंड, बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 5वीं-6वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ है और इस्लाम के उदय के लगभग 100 साल के भीतर भीतर इस्लाम जो है भारत में आ गया है। ये बात हम NCERT किताब में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 5वीं-6वीं सदी में इस्लाम का जब उदय हुआ होगा तो उसके 100 साल बाद आया होगा, यानी 7वीं-8वीं सदी में भारत में ये आया होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि ईसा की 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला है और भारत में इस्लाम जो है विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो लोग आए हैं 13वीं शताब्दी से पहले भी ये लोग आए हैं, यानी 600 साल के दौरान। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे इन लोगों ने उस समय जो इमारतें बनाई थी, चाहे वो व्यापारी हों, सौदागर हों, धर्मगुरु हों, तो इन्होंने अपने रहने लायक इमारतें बनाई थी। इतनी ज़्यादा भव्य या विशाल इमारतें नहीं बनाई थी। तो इसलिए पहले की जो वास्तुकला है उनकी, उसको काउंट नहीं किया जाता है। विशेष रूप से 13वीं शताब्दी के बाद जब शासन स्थापित हो गया है, जब इनके बड़े बड़े किले बनाए गए हैं, इनके महल बनाए गए हैं, इनके मकबरे बनाए गए हैं, उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य जो है वो ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब तुर्कों का दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित हो गया उसके बाद शुरू हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। सेकंड प्रश्न है अब आपका, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मुस्लिम शासकों द्वारा स्थानीय परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आईं उन्हें इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक वास्तुकला कहा जाता है। मुस्लिमों ने भवनों में प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी कि बेल बूटे का काम, ज्यामिति प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। देखिए, बात करें अगर इंडो इस्लामिक वास्तुकला की, तो जो मुस्लिम शासक भारत में आए हैं ये अपने साथ अपने देशों की तकनीक भी लेकर आए हैं। खास करके तुर्क वगैरह जो शासक हैं या फिर और ईरान वगैरह के शासक हैं, तो अपने साथ वहाँ की जो परंपरा है वो यहाँ पर लेकर आए। तो उस परंपरा का उन्होंने भारतीय स्थानीय परंपरा के साथ मिश्रण कर दिया। तो ऐसे मिश्रण के बाद इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक वास्तुकला का उदय होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर बात करें मुस्लिम भवनों की, तो मुस्लिमों ने अपने भवनों में प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क का यानी बेल बूटे बनाए हैं। बेल बूटे का मतलब क्या है कि भाई फूल पत्ती वगैरह का, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, बेलें वगैरह देखी होंगी। कहीं भी मुस्लिम वास्तुकला की जो इमारतें हैं इनमें आपको जीवित पक्षी या फिर पशु पक्षी या फिर हम कह सकते हैं मनुष्य, ये देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदू अगर देखा जाए तो हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर जो है नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम जो धर्मानुयायी हैं वो केवल ये सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे हमें यहाँ पर जो मुस्लिम वास्तुकला है या इंडो इस्लामिक वास्तुकला है, इसमें किसी प्रकार की मूर्ति, किसी प्रकार के पशु पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे। केवल अरबस्क शैली यानी बेल बूटे का काम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका C, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा इंडो इस्लामिक में कराए गए निर्माणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, उन्होंने रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें, जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारें, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवा सराय, कोस मीनारें, भवनों में झरोखा आदि का निर्माण कराया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की के साथ साथ भारतीय वास्तुकलात्मक तथा आलंकारिक शैलियों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
देखिए, बात की जाए मुस्लिम शासकों या संपन्न लोगों के द्वारा जो छोटे बड़े भवन बनवाए गए, तो उनमें मस्जिदें शामिल थी, जामा मस्जिद शामिल थी। जामा मस्जिद यानी हर शहर में एक मस्जिद होती थी और वो काफ़ी बड़ी होती थी, इसलिए उसे जामा मस्जिद कहा जाता था। मकबरे का मतलब आप जानते ही हैं कि इनमें कोई शासक वगैरह मर जाता था, उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर मकबरे बनाए जाते थे। दरगाह का मतलब होता है जो आपका कोई, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनी हुई है, यानी कि उनका जो कब्र है, कब्र के ऊपर उनकी जो बनाई गई है, तो उसे दरगाह कहते हैं। मीनार है, मीनार का मतलब क्या होता है? ये मीनार जो होती थी शासक की शक्ति का प्रतीक होती थी, या कई बार मीनार का प्रयोग जो था वो अजान देने के लिए भी किया जाता था। हमाम का मतलब होता है शाही स्नानागार, सुनियोजित बाग बगीचे। मदरसे का मतलब आप जानते हैं इनके शैक्षणिक संस्थान। सराय या कारवा सराय का मतलब जानते हैं, यहाँ पर यात्री ठहरते हैं, उन्हें सराय या कारवा सराय कहते हैं। कोस मीनार का मतलब क्या होता है? ये जो लोग जब कभी भी यात्रा पर जाते थे, या फिर कहीं शासक जा रहा है अपनी यात्रा पर अपने दल के साथ, और कहीं बीच में ये स्टे कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उस जगह पर ये कोस मीनारें बना देते थे। तो कोस मीनार है। भवनों में झरोखा। देखिए, भवनों में झरोखा जो है आपकी इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली की विशेषता नहीं है। झरोखा जो है आपकी राजपूत शैली की विशेषता है, यानी खास करके राजस्थान की जो राजपूत शैली है उनके बनाए हुए भवनों में आपको झरोखा देखने को मिलेगा। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट केवल झरोखा की वजह से गलत हो जाएगा, तो यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आपको सीरियाई, फारसी और तुर्की के साथ साथ भारतीय वास्तुकलात्मक और अलंकारिक शैलियों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लोग उसी साइड से आए थे, यानी कि मिडिल ईस्ट साइड से आए थे, जिसमें अपने साथ ये सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव भी लेकर आए और उसका भारतीय वास्तुकला के साथ मिश्रण कर दिया। तो इस वजह से हमें इनके भवनों में ये दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर है आपका तीसरे का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है अब आपका, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की श्रेणियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है यहाँ पर सूची 1 में बताया गया है इंडो इस्लामिक उपश्रेणी है, और दूसरा यहाँ पर स्थान है, यानी कौन सी इंडो इस्लामिक उपश्रेणी किस किस स्थान पर फेमस थी, ये आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पर आपका पहला है शाही शैली। शाही शैली, देखिए शाही शैली जो है आपकी, ये जो है ये दिल्ली सल्तनत की शैली को शाही शैली कहा जाता है। अगला है आपका यहाँ पर प्रांतीय शैली। प्रांतीय शैलियों में आपकी जो आ जाती है, ये आ जाती है मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर की शैली को प्रांतीय शैली कहा जाता है। वहीं मुगल शैली का प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा, मुगल शैली का प्रभाव आपको दिल्ली, आगरा और लाहौर में देखने को मिलेगा। दक्कनी शैली में जो निर्माण हुआ है वो खास करके बीजापुर और गोलकोंडा के जो भवन हैं वहां पर हुआ है। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा आपका सी वाला, यानी चौथे का सी। तो यहां पर आंसर है आपका सी। पांचवा प्रश्न है अब आपका, सरखेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर से बनी दरगाह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए, सरखेज के जो शेख हैं, शेख अहमद खट्टू, इनकी जो दरगाह है ये गुजरात में स्थित है, और इनकी दरगाह की सज्जा ने मुगल मकबरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो यहाँ पर पांचवें का आंसर होगा आपका डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, भवनों की सज्जा में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। सेकंड, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थीं। जालियों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। अगला है, केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। देखिए, बात करें हम इस्लामिक भवनों की, तो भवनों की सज्जा में इन्हें कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला इसमें शामिल है। तो पहले क्या होता था, पहले इन भवनों पर जो डिजाइन बनाई जाती थी उनको सादा छोड़ दिया जाता था और बाद में उस पर रंग भरे जाते थे, या फिर नमूने जो होते थे वो पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। तो इन नमूनों में जो है तरह तरह के फूल भी शामिल थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है कि 14वीं और 15वीं या 16वीं शताब्दी की जो भी दीवारें हैं, गुंबद हैं, इनकी सतहों पर आपको टाइलें भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन भी सही है। देखिए, सी वाला कथन यहाँ पे गलत है। आप ये देखेंगे जो आपकी इस्लामिक वास्तुकला है इसमें जालियों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि ये बहुतायत में हुआ है। तो आपका ये वाला कथन गलत हो जाएगा, सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि केंद्रीय गुंबद जो बनाया जाता था, चाहे किसी का भी हो केंद्रीय गुंबद, तो उसकी चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। तो
तो यहां पर आपका गलत वाला जो कथन है वो सी वाला है, तो आंसर है आपका सी। 7वां प्रश्न है आपका, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की भवन निर्माण सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है। पहला है, भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री यानी कि रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था, जिसे मोर्टार कहते हैं हम लोग। अगला है, उस समय के सभी भवनों की दीवारें पतली होती थीं। अगला है, निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर। देखिए बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका आजकल रोड़ी होती है, जिसे मसाला बोलते हैं कंक्रीट वाला, तो उसे मोर्टार कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ये हमें बहुतायत में देखने को मिलेगा। खास करके जितने भी भवन बनाए गए उन भवन निर्माण में सबसे अधिक लोकप्रिय यही हुआ है। कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन बनाते थे, उससे चिनाई करते थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें देखना है कि इनकी जो इमारतें हैं उन इमारतों की दीवारें पतली नहीं है बल्कि बहुत मोटी हैं, क्योंकि पहले क्या करते थे ये लोग कंक्रीट वगैरह से चिनाई करते थे, उसके बाद पत्थर के स्लैब वगैरह भी साइड से लगाते थे, तो इस वजह से दीवारें काफ़ी मोटी हो जाती थीं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। निर्माण के काम में इन्होंने कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर पत्थर आदि। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो गलत वाला कथन है वो बी वाला है, सेकंड वाला है। तो यहाँ पर आंसर है बी, यानी केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों द्वारा निर्मित अभेद्य किलों या दुर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सेकंड है, कई दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी या दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं। अगला है, दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। दौलताबाद के किले को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। देखिए जो भी किले बनाए जाते थे तो किले अक्सर ऊंचाई पे बनाए जाते थे, और किले जो थे वो राजा की शक्ति का प्रतीक माने जाते थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर भारत के दुर्भेद्य दुर्गों की बात करें तो उसमें आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ग्वालियर का किला, ग्वालियर के किले में एकदम खड़ी चढ़ाई है, एक में इसमें दुश्मन जो है आसानी से नहीं चढ़ सकता है इसकी सपाट दीवारों पर। इसी तरह से देवगिरी या दौलताबाद का किला, यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 किले के बनाए गए थे, यानी 2 किले बनाए गए थे। एक बाहरी लेयर थी किले की और उसके अंदर एक अंदर का किला था, और इस किले से इस किले तक जाने के लिए बीच में भूल भुलैया वाले रास्ते भी थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई दुर्भेद्य दुर्ग भी देखने को मिलते हैं भारत में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। दुर्गों के निर्माण के लिए अक्सर पहाड़ों की जो प्रभावशाली ऊंचाई है इनका उपयोग किया जाता था। इससे कई फायदे होते थे। पहली बात यह थी कि जनता के मन में एक भय बना रहता था कि राजा का स्थान हमसे ऊंचा है। दूसरी बात, जनता पर निगरानी रखना आसान था, पूरे शहर पर निगरानी रखना आसान था, दूर से ही दुश्मन को देख सकते थे। तीसरी बात यह थी कि पहाड़ों पर चढ़ाई पर जो किले होते हैं उनमें दुश्मन बहुत आसानी से एंटर नहीं कर पाता है, तो ये इसलिए प्रभावशाली ऊंचाइयों पर किलों का निर्माण करवाते थे। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन भी सही है। चौथा वाला कथन है कि दौलताबाद के किले को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। देखिए गलत है, दौलताबाद वाले को नहीं बल्कि चित्तौड़ का जो किला है इसको जो है एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकाल में बनाई जाने वाली मीनारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इन मीनारों का दैनिक उपयोग रात्रि के समय रोशनी करना था। अगला है, इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक के ईश्वरीय रूप का प्रतीक थी। देखिए बात करें मध्यकाल में जो मीनारें बनाई गई उनकी बात करें तो मध्यकाल में जो मीनारें बनाई गई उनका दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। यानी नमाज या इबादत का जो समय होता है उससे पूर्व यहाँ पर अजान लगाना था, तो रोशनी करने के लिए नहीं बनाई गई थी। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसकी जो असाधारण आकाशीय ऊंचाई है ये शासक के ईश्वरीय रूप का प्रतीक नहीं है, शासक के ईश्वरीय रूप का प्रतीक नहीं है। इसकी जो असाधारण आकाशीय ऊंचाई है शासक की शक्ति का प्रतीक है, और ये इनके विरोधियों के मन में भय पैदा करती थी। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 10वां प्रश्न है अब आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। सेकंड है 13वीं सदी में बनाई गई है मीनार, 234 फुट ऊंची है, इसकी 6 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रम से पतली या सकरी होती जाती हैं। अगला है पूरी मीनार केवल लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। देखिए बात की जाए तो ये जो मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से, बाद में आप देखेंगे जो उनके बाद के जो शासक आए हैं उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया है। तो ये जो है दिल्ली के संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है कि 13वीं सदी में जो मीनार बनाई गई इसकी ऊंचाई हाइट है 234 फीट और इसमें 6 मंजिलें नहीं हैं बल्कि इसमें 4 मंजिलें हैं। इसमें कितनी मंजिलें हैं? इसमें 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रम से पतली या सकरी होती चली जाती हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। पूरी मीनार केवल, देखिए यहाँ पर भी केवल आ गया, केवल लाल और पांडु रंग से नहीं बनी है। पूरी ये अधिकांश हिस्सा तो इसका जो है लाल पत्थर से बना है यानी बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन ऊपरी हिस्से में आपको जो संगमरमर की टाइलों का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी ऊपर की जो मंजिलें हैं उनमें आपको संगमरमर की टाइलें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, केवल 2 और 3 गलत है। 11वां प्रश्न है अब आपका, चांद मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है महाराष्ट्र के शहर दौलताबाद में स्थित चांद मीनार एक विजयी दुर्ग बुर्ज के रूप में खड़ी हुई है जिसका निर्माण 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने कराया था। सेकंड है चांद मीनार 210 फीट ऊंची है, इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रम से पतली होती चली जाती हैं। यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है। देखिए बात की जाए चांद मीनार की, तो चांद मीनार जो है महाराष्ट्र के दौलताबाद शहर में स्थित है और एक विजयी बुर्ज के रूप में ये खड़ी हुई है। इसका निर्माण जो था 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने कराया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है कि चांद मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई 210 फीट है, इसकी जो है 4 मंजिलें हैं और ये ऊपर की ओर पतली होती जाती है। दूर से देखने पर ये एक ईरानी स्मारक लगती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकालीन शासक और उनके मकबरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। गयासुद्दीन तुगलक और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर व इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा पेशावर। देखिए बात करें आपके दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अकबर और एतमादुद्दौला यानी कि जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, इनके पिता हैं एतमादुद्दौला, इनका मकबरा आगरा में स्थित है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा जो है ये पेशावर में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये लाहौर में है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, यानी थर्ड वाला युग्म जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 युग्म सही हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। 13वां प्रश्न है अब आपका, परमार, राजपूत, अफगान और मुगलों के आवास के लिए मशहूर मांडू नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। मांडू नगर मध्य प्रदेश में भोपाल से 60 मील की दूरी पर स्थित है। सेकंड, होशंग शाह द्वारा 1401 और से 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। थर्ड है आपका, मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा है। देखिए बात की जाए मांडू नगर की, तो मांडू नगर आपका वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका नाम है धार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और ये भोपाल से नहीं बल्कि इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यानी कि ये इंदौर से जो है 60 मील की दूरी पर स्थित है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, होशंग शाह द्वारा ये जो है 1401 1561 ईस्वी में यहाँ पर गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इसने काफ़ी मशहूरी पाई है, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा मांडू का इतिहास जो है सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से भी जुड़ा रहा है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है परमारों के, राजपूतों के, अफगान और मुगलों के आवास देखने को मिलेंगे। ये लोग यहाँ पर वर्षा ऋतु के दौरान जो है भोग विलास के लिए यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर आपका सही वाला जो आंसर है आपका केवल 2 और 3। तो 13वें का आंसर है आपका बी।
14वां प्रश्न है अब आपका, मांडू के भवनों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भवन है और दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता हैं। हिंडोला महल, देखिए हिंडोला महल का निर्माण जो था होशंग शाह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखेंगे अशरफी महल, वास्तव में ये अशरफी महल जो है आपका एक शैक्षणिक संस्थान है, यानी कि जिसे हम मदरसा कहते हैं। तो अशरफी महल का जो निर्माण है यहाँ पर, ये निर्माण आप देखेंगे ये महमूद खान खिलजी ने करवाया है। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देखेंगे जहाज महल का निर्माण जो है यहाँ पर ये गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। इसके अलावा जो रानी रूपमती महल है इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया है। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका डी वाला, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है आपका कौन सा होगा यहाँ पर, ये डी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए सफेद संगमरमर पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। मकबरा 4 बाग शैली में बना है, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। देखिए बात की जाए तो ताजमहल के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो ताजमहल को शाहजहां ने जो है अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह जो है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, तो ये बी वाला कथन भी सही है। सी है, देखिए ताजमहल के विशाल परिसर में जब आप एंट्रेंस करेंगे तो उस एंट्रेंस के दौरान यहाँ पर आपको बड़े से गेट मिलेंगे, बड़े से यानी कि भवन मिलेंगे, उनसे आपको घुसकर ये पार करना होगा, तब आपके अंदर जाके ताजमहल मिलेगा। तो ये जो भवन बने हैं ये लाल बलुआ पत्थर के बने हैं, ना कि सफेद संगमरमर के। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ना कि व्हाइट स्टोन का। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। मकबरा जो है 4 बाग शैली में बना है, यानी 4 बाग का मतलब होता है एक बाग को 4 भागों में डिवाइड करने को 4 बाग शैली कहते हैं, इस तरह से। तो ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। इसमें फाउंटेन और पानी के बीच से रास्ता देखने को मिलेगा। तो देखिए एक बात और ध्यान रखना, जो इस्लामिक आर्किटेक्ट है या मुगल वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला की विशेषता और है कि इन्होंने फव्वारों का इस्तेमाल किया, फाउंटेन्स का इस्तेमाल किया है, यानी पानी के झरने वगैरह दिखाए हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। गलत कथन जो है आपका वो है सी वाला, 15 का सी। 16वां प्रश्न है अब आपका, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी गोल गुंबद के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, यह गुंबद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश, जिन्होंने 1489 से 1686 तक यहाँ पे शासन किया है, आदिल शाही राजवंश ने, के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है। थर्ड है आपका, इमारत के चारों कोनों पर 10 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हुई हैं। अगला है, गुंबद के ढोल के साथ साथ एक विस्परिंग गैलरी, यानी जो फुसफुस दीर्घा बोलते हैं, जिसमें हम कुछ बोलते हैं तो पूरी आवाज़ सराउंडिंग होती है, इको करती है, तो एक विस्परिंग गैलरी बनी हुई है। देखिए बात की जाए जो ये कर्नाटक का गोल गुंबद है बीजापुर में स्थित, तो ये आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान है मोहम्मद आदिल शाह, तो इनका मकबरा है। इन्होंने इसका निर्माण अपने जीवन काल में ही करवाना स्टार्ट करवा दिया था कि इनका मानना यह था कि मरने के बाद एक अच्छी सी भव्य इमारत में दफनाया जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने जीते जी ही इसका निर्माण करवा दिया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए ये मकबरा जो है 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है। हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा नहीं है, बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। और इससे बड़ा मकबरा आपको देखने को मिलेगा चीन में। जो आपने आर्मी देखी थी टेराकोटा आर्मी वाला मकबरा, वो दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इमारत के 4 कोनों पर आपको देखने को मिलेगा 10 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हुई हैं, जिनके जरिए हम इसके ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर पहुंच सकते हैं, यानी फुफ्फुस दीर्घा जो है या विस्परिंग गैलरी वहां पे जा सकते हैं। ये 10 मंजिली नहीं है, बल्कि 8 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा।
गुम्बद के ढोल के साथ साथ एक विस्परिंग गैलरी बनी हुई है। विस्परिंग वही फुसफुस दीर्घा, यानी कोई अगर एक साइड में भी कुछ बोलता है तो दूसरी साइड वाले में खड़े व्यक्ति को सुनाई दे जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो 16वें का ए, केवल 1 और 4 कथन सत्य है, तो आंसर है आपका ए। 17वां प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में बनाई गई जामा मस्जिद की वास्तुकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, मस्जिद में सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना जरूरी था। सेकंड है, शुक्रवार को नमाज के समय शास्त्र के नाम में एक खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। अगला है, मस्जिद में खुला सहन होता था जो 4 तरफ से ढके हुए रास्तों से घिरा हुआ होता था और उसमें पश्चिम की ओर किबला लिबान होता था। अगला है, नमाजी अपनी इबादत पेश करते समय मेहराब की ओर ही अपना मुंह रखते थे क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होती थी। देखिए यहाँ पर ये जामा मस्जिद का आपके सामने नक्शा है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका किबला है, ये वाला पोर्शन किबला है और ये जो हिस्सा है मेहराब, तो मेहराब के अंदर यहाँ इमाम साहब का एक जगह बनी होती है, तो वहाँ पर इमाम बैठते हैं। इसके अलावा ये पूरा हिस्सा जो आप ओपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये सहन बोला जाता है, यहाँ पर ये नमाजी खड़े होते हैं। ये यहाँ पर आप 3 तरफ से रास्ते देख रहे हैं, इसमें एंट्रेंस करने के लिए 3 तरफ से रास्ते हैं, ना कि 4 तरफ से। तो आप ये देखेंगे मध्यकालीन भारत में हर शहर में, हर एक बड़े शहर में एक जामा मस्जिद बनाई गई थी, तो जिसमें क्या है नमाज होती थी। तो सामूहिक नमाज के लिए इस्लाम में इनका जो नियम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुष इकट्ठा होना जरूरी था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम से खुतबा पढ़ा जाता। खुतबा का मतलब होता है भाषण, यानी इमाम जो है इनका खुतबा पढ़ते थे, जो भी संदेश है, जो भी राजा कहलवाना चाह रहा है अपनी प्रजा के लिए, तो उसमें उसके कुछ कानून होते थे धर्म से संबंधित, उनको पढ़कर सुनाया जाता था। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। सी वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मस्जिद में खुला सहन है जो 4 तरफ से ढके हुए रास्तों से नहीं है बल्कि 3 तरफ से ढके हुए रास्ते हैं। अभी आपने देखा मैप में, ये 3 तरफ से रास्ते हैं, पहला रास्ता ये, दूसरा ये है और तीसरा वाला ये है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। नमाजी अपनी इबादत जो है, प्रार्थना जो है, ये पेश करते समय क्या करते हैं, मेहराब की ओर अपना मुंह रखते हैं और ये जो है मक्का में काबा की दिशा में होती थी। यानी अक्सर अपने यहाँ जो भी जामा मस्जिद या मस्जिदें बनाई जाती हैं उनका जो किबला होता है पश्चिम की ओर होता है और ये लोग इसी तरह पश्चिम की ओर मुंह करके ऐसे करके खड़े होते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि पवित्र स्थान जो मक्का है वो इसके जस्ट पीछे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी वाला कथन भी सही है, गलत वाला है जो सी वाला कथन केवल गलत है। तो आपका यही आंसर है 17वें का सी। तो इसी के साथ आपकी आर्ट एंड कल्चर पूरी तरह से फिनिश हो जाती है। अब आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी नहीं बचा है, आपके नोट्स भी कंप्लीट हैं, आपकी एमसीक्यू भी कंप्लीट है। 12th की जो आर्ट एंड कल्चर है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का नया कंटेंट लेकर आएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहला मेरा काम यही है कि सबसे पहले आपकी जो आईएएस की बुक लिस्ट वाली वीडियो है उसको अपडेट करूंगा मैं, तो उसकी वीडियो आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।